साथियों 136 क्वेश्चन पहले हम 3 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अप टू 136 हम 3 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम अगला 137वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि स्टेबिलिटी जो ऑक्साइड की है, परऑक्साइड की है, सुपर ऑक्साइड की है, अल्कली मेटल के साथ किस ऑर्डर में वो करती है। देखिए ऑक्साइड होता है आपका ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज, परऑक्साइड होता है 2 ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज, और सुपर ऑक्साइड जो होता है वो 2 ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये साइज में माना जाता है स्मॉल और ये साइज में माना जाता है लार्ज। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होती है हमें पता ही है कि वो बॉन्ड क्या होगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो यानी कि नॉर्मल ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, फिर उसके बाद परऑक्साइड होना चाहिए और सुपर ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल होना चाहिए। देखिए इसी के हिसाब से जिसका साइज स्मॉल होता है वो ऑक्साइड बनाएंगे। भाई जैसे लिथियम है, लिथियम का साइज स्मॉल है तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि स्मॉल स्मॉल के बीच में बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा। आपने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस पढ़ा होगा, HSAB जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब जो लार्ज साइज के होंगे जैसे पोटासियम होता है, रुबिडियम होता है, ये सब क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं, जैसे K2O, Rb2O। ठीक है, और जो मॉडरेट साइज के हो गए जैसे सोडियम हो गया, वो आपका किस फॉर्म में मिलेगा, परऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा। तो स्मॉल स्मॉल के साथ बॉन्ड बनाएगा, लार्ज लार्ज के साथ बॉन्ड बनाएगा, और मॉडरेट साइज का मॉडरेट के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे कि भाई जब साइज लार्ज होता चला जाता है तो बॉन्ड क्या होता है, वो ब्रेक होना भी आसान हो जाता है। तो इसलिए ये स्टेबिलिटी जो होगी इस ऑर्डर में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है इन द सेल दैट यूटिलाइजेज द रिएक्शन। एक सेल के अंदर ये वाली रिएक्शन है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि अगर H2SO4 का इसमें एडिशन कर दिया जाए तो कैथोड कंपार्टमेंट में क्या होगा। देखिए यहां समझिए कि ये जो आपका है यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जिंक का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फिलहाल अभी वैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से हमारा कोई लेना देना है नहीं इसमें, अभी इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम का साइन लगाया हुआ है। तो जब आप H2SO4 को बढ़ाएंगे तो हमें पता है ली चैटलर प्रिंसिपल से कि अगर किसी साइड कंसेंट्रेशन बढ़ाई जाए तो इक्विलिब्रियम उससे दूसरी साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका ये जो है मतलब जिंक की जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। जिंक की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कि इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। तो जहां जहां पर राइट दे रखा है वो ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया। अभी नीचे भी मैं दिखा देता हूं, नीचे वाला जो है वो आपका लेफ्ट है, तो ये भी गलत हो गया। तो जहां जहां राइट दे रखा है वो वाले हमारे ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब बात करते हैं जो ई सेल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए ई सेल जो होता है, नस्ट इक्वेशन से हमें पता है ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल होता है माइनस 0.0591 अपॉन n प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन जिसमें चार्ज होता है। तो यहाँ आएगा जिंक की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन पावर 2। लेकिन जैसे आपने ये मिलाया था यहाँ पर, ये यहाँ तो रुका नहीं, ये तो किस में बदल गया, ये तो प्रोडक्ट में बदल गया जब इक्विलिब्रियम राइट साइड शिफ्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जिंक की कंसेंट्रेशन बढ़ गई। जिंक की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है ना। और लेकिन जब आप H2SO4 मिला रहे हैं तो H2SO4 में जो 2H आयन है, ये जो कंसेंट्रेशन होगा, अब यहां पर सॉरी मैं लोग लगाना भूल गया। तो जब आप इस वाले फैक्टर को सोल्व करेंगे, ये फैक्टर कम आता है, ये वाला फैक्टर क्या कम आएगा जब इनको आप सोल्व करेंगे। कोई एक कंसेंट्रेशन आप लेके सोल्व करें तो जब इसमें से ये कम वैल्यू घटेगी, ये वाला फैक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, लोग भी है यहाँ पर ना, इसलिए। तो जब ये वैल्यू कम हो जाएगी तो इसमें से कम वैल्यू घटेगी, तो इसका मतलब पहले के मुकाबले आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है ना, सॉरी मैंने गलत बता दिया। ये कम कैसे हो जाएगा, जब हम जिंक की कंसेंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, जिंक की कंसेंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम सेट हुआ ना। देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या करा, H2SO4 मिलाया तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया, तो जिंक की कंसेंट्रेशन बढ़ गई। जब जिंक की कंसेंट्रेशन बढ़ी यानी कि ऊपर वाले फैक्टर की कंसेंट्रेशन बढ़ी, इसका मतलब ये ओवरऑल फैक्टर जो हो गया वो क्या हो गया, आपका बढ़ गया। ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ऊपर वाला नोमिनेटर है वो ज्यादा है, डिनोमिनेटर तो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट में बदल गया। तो ये जो फैक्टर बढ़ गया, तो इसमें से जब आप ये वाली वैल्यू ज्यादा वाली माइनस करोगे तो ये ई सेल जो होगा आपका घट जाएगा। तो इसलिए लोअर वैल्यू मिलेगी आपको ई सेल की, क्योंकि इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में चला गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया। सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका थर्ड क्वेश्चन जो आता है कि एक करंट दे रखा है 9.65 एम्पियर का, वो पास्ड हो रहा है एक NaCl के सॉल्यूशन से, ठीक है। कोई उसमें 100 सेकंड के लिए आपने इलेक्ट्रोड करंट पास किया था, ठीक है ना, 1 फैराडे का। तो वो कह रहा है कि NaOH की कितनी जो कंसंट्रेशन होगी वो यहां पर बनेगी। NaCl से बनाना है ना, देखिए NaCl से आपको जब इसका एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब यानी कि वाटर ले रखा है, यहां से NaOH आपको निकालना है, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला लगाते हैं, W इज इक्वल टू एटोमिक मास, W इज इक्वल टू एटोमिक मास एक फॉर्मूला होता है अपॉन N इंटू, ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, I इंटू टी, ठीक है ना, I इंटू टी। अब आप यहां पर देखिए, मुझे बताइए कि एटॉमिक मास कितना है। भाई एटॉमिक मास जो है आपका NaOH का दिया हुआ है 40 है, ठीक है ना। अब NaOH NaCl से बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वो कंजम्पशन है वो 1 ही है, ठीक है ना। और फैराडे कांस्टेंट मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो कंज्यूम कर रहा होता है जब रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500 दे रखी है। कितने एम्पियर का करंट लगाया हुआ है? 9.65 एम्पियर का करंट लगाया हुआ है। और कितनी सेकंड के लिए, टाइम हमें सेकंड में लेना होता है, ये 100 सेकंड के लिए लगाया हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहां से 4 के करीब आता है। कितना आता है? 4, ठीक है ना, एग्जैक्टली। ये देखिए ये हो जाएगा ना, ये पूरा पूरा लगभग इससे डिवाइड हो रहा है। ये 2 0 इससे 2 0 कैंसिल हो रहे हैं, ये पॉइंट कट के यहाँ आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये 10 से कट के ये पॉइंट 96.5 हो जाएगा, ये नीचे 10 आ जाएगा और 40 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 ग्राम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एलिमेंट सोडियम। तो सोडियम के लिए आपको बताना है इट इज, ये करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सोडियम क्योंकि अल्केली मेटल है, इनका साइज लार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं ना कि गेन करते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस से ऐसा नहीं हो सकता। उसका कारण क्या होगा कि जब आप NaCl की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये आयन देगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। और क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है तो आयन आएंगे हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो कैथोड पर इन दोनों कैटायन में से कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट है। सोडियम का आई थिंक माइनस का 1.67 वोल्ट के अराउंड होता है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना कि सोडियम। सोडियम तो बाद में OH बनाएगा। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखो आपको बताया कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये NaOH बनता है, सोडियम मेटल नहीं बनता, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट जो सोडियम है एज ए कंपाउंड, एज ए प्रोडक्ट आपका कैथोड पे डिपॉजिट नहीं होगा। डेंसिटी ऑफ इट्स डेंसिटी इज लोअर देन पोटासियम, तो ये बात सही है। जैसे जैसे हम ग्रुप 1 में जाते हैं डाउन साइड, तो नहीं, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? इसकी भी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम, ज्यादा है भाई, ठीक है ना, लोअर नहीं है। तो ये वाली बात भी क्या हो गई? गलत हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इट इज इजिली ऑक्सीडाइज्ड। तो इजिली ऑक्सीडाइज, क्या ये इजिली ऑक्सीडाइज हो सकता है? इन दोनों में से आपको बताना है। देखिए डेंसिटी जो होती है ग्रुप 1 एलिमेंट की, हाँ ये भी आप समझिए, डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? हमें ये भी पता है कि जब हम सोडियम और पोटासियम को वाटर में डालते हैं तो वाटर में ये फ्लोट करते हैं या डिप्ड हो जाते हैं। एक ऐसी है और एक कैल्शियम है। जब आप हाइड्रोजन की प्रिपरेशन पढ़ते होंगे तो सोडियम की डेंसिटी जो लगभग होता है, ये वाटर की तो डेंसिटी हम 1 मान के चलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है ना। और सोडियम की जो होती है 0.971 ग्राम होती है, तो ये वाटर से कम है कि नहीं है? तभी वो वाटर के ऊपर क्या करता है? फ्लोट करता है। और जो पोटासियम की डेंसिटी है ये होती है 0.862 होती है, 0.862 होती है। तो सोडियम की डेंसिटी जो है वो ग्रेटर है, पोटासियम की डेंसिटी कम है, तो जबकि वो कह रहा है कि लोअर, तो इसलिए गलत हो गया। इट इज इजिली ऑक्सीडाइज्ड, जब आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, उसका रिडक्शन करेगा, तो खुद तो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसलिए फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is not permissible arrangement of the electron in an atom? देखिए एक तो आप बिल्कुल ध्यान लगा के ये वाली बात समझा करें कि n कभी भी l के बराबर नहीं हो सकता, n कभी भी l के बराबर नहीं हो सकता। जहां ऐसा है वहां पर वो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो आप देखिए n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ सबशेल से बड़ी है, तो ये संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है, सारे संभव है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है?
एल कभी भी पॉजिटिव एम से ग्रेटर नहीं हो सकता, एम की पॉजिटिव वैल्यू से ग्रेटर नहीं हो सकता। जैसे यहां पर एल 2 है तो m -2 तक चल जाएगा, ठीक है ना, या तो और लेस नहीं हो सकता, लेस नहीं हो सकता, -m से लेस नहीं हो सकता, इससे भी लेस नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है इसके, ठीक है ना, इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इससे m जो होगा इससे ग्रेटर नहीं होगा। मैंने क्या बताया, m l से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो देखिए l 2 है तो -2 तक चलेगा, 0 है 0 तक भी चलेगा, 3 है -3 तक भी चलेगा, 2 है तो ये नहीं चलेगा। देखो मैंने अभी क्या बताया था कि l की जो वैल्यू होगी वो m की वैल्यू से -m जो होगा वो और छोटा नहीं हो सकता। उसका कारण बेसिक सा है, रटवाने वाली बात नहीं है। जो आपके पास l की वैल्यू 2 है तो m जो होता है वो +2 से लेके -2 तक हो सकता है। तो यहाँ ये -3 आया कहां से, तो ये वाला संभव नहीं होगा। तो इसलिए 141 का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ऑर्बिटल जो होते हैं वो l की प्लस वैल्यू या माइनस वैल्यू तक होते हैं, उससे कम नहीं हो सकते, ठीक है। 142 is saying that which of the following complex is not chilate। चिलेट क्या होते हैं, जो रिंग बनाते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या बन जाता है, रिंग बन जाता है। तो एक तो बता रहा है बिस, बिस का मतलब ही वो होता है जो चिलेट बनाते हैं, ठीक है ना। और डीएमजी है, ये डाइमिथाइल ग्लायोक्सिमेट होता है डीएमजी, तो ये पक्का क्या बनाता है, रिंग बनाता है बिस। पोटेशियम इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटेट, इथाइलिन डाइमीन टेट्राथायोसाइनेट है, ठीक है। तो और दूसरा है टेट्राएमीन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट। देखिए यहां पर जो है ये टेट्राएमीन ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है ना। डाई क्लोरीन जो है, क्लोरीन भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, यानी कि कोबाल्ट के अराउंड 4 तो कौन है, अमोनिया है, 4 तो कौन है, अमोनिया है। तो अमोनिया कभी भी ब्रिज या मतलब रिंग फॉर्मिंग लिगेंड नहीं होता है, रिंग नहीं बनाता है, क्योंकि वो मोनोडेंटेड लिगेंड है। और 2 हमारे पास क्लोरीन है, तो इसमें कोई रिंग नहीं बन रहा है। बाकी डीएमजी में भी बनेगा, ये आपका डाइग्लाइसिनेटो हो गया, ठीक है ना, ये भी ब्रिज मतलब रिंग बनाता है, ये भी रिंग बनाता है, ये भी रिंग बनाता है, सिर्फ ये नहीं बनाता है, मीन नहीं बनाता, तो ये चिलेट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, वैसे इतना लेंथी मेरे हिसाब से देना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब हम इतने बड़े क्वेश्चन दे देंगे तो आंसर कैसे आएंगे। ये 2a b c d मिलके a b और c मिलके ये बना रहे हैं, तो इसमें इस क्वेश्चन में वो रेट ऑफ रिएक्शन निकलवाना चाह रहा है। तो देखिए वैसे इसको बड़े आसानी से कर लिया करो आप, ये 11th 12th में भी, 12th में CBSE ISC हरियाणा बोर्ड यूपी बोर्ड इसमें बहुत आता है ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे करना होता है, देखो ध्यान से देखो, मैं एक सिंपल सा बता देता हूँ। जो रेट जो होता है, आप ऐसी 2 इक्वेशन बना लिया करो जिसमें a की वैल्यू सेम है। पहले ऐसी 2 वैल्यू बनाया करो कि रिएक्टेंट जिसमें सेम हो, फिर 2 ऐसी वैल्यू बनाया करो जिसमें b सेम हो, ठीक है ना। तो a और b मिल गई तो c बना रहे थे ना। तो इस रिएक्शन में जो रेट जो है वो कितना दे रखा है, पहले मैं इस वाली रिएक्शन को बनाऊंगा और इस इक्वेशन को बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो रेट जो दे रखा है वो दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, यहाँ पर a की कंसेंट्रेशन है 1, मुझे पावर नहीं पता, और b की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, तो उसको मैंने बीटा मान लिया। अब मैं दूसरी इक्वेशन बना रहा हूं इन द सेम वे, 1.2 इंटू 10⁻³ इस बार a 1 है, पावर अल्फा और बीटा जो है वो 2 है, मतलब b की वैल्यू जो है वो 2 है। तो ये मैंने सेम वैल्यू इसलिए ली ताकि जब मैं इन 2 रिएक्शन को कैंसिल करूं तो मेरी अल्फा वाली टर्म डिवाइड हो जाए, मतलब कैंसिल हो जाए। तो ये तो बचा 1, तो 1 इज इक्वल टू मेरे पास ये 1/2 बचा, ये 1/2 बचा, 1/2 की पावर बीटा है। तो मुझे बीटा की पावर क्या लेनी चाहिए कि आंसर 1 आ जाए। तो मुझे बीटा की पावर अगर मैं 0 लूंगा, किसी की पावर अगर 0 लेते हो तभी आंसर 1 आता है, यानी कि मुझे पता चल गया एक बीटा तो है हमारा 0, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो b पर डिपेंड नहीं करेगा, b की पावर कितनी है, 0 है। तो यहां से मुझे देखो आंसर ऐसे पता चल रहा है कि ये हो सकता है, लेकिन अभी चौथा कोई पार्ट भी है नीचे नहीं, ठीक है ना। तो b पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए फिर भी मैं आपको a और निकाल के दिखा देता हूं कि a कैसे आएगा। अब आप इन 2 को लोगे तो यही समझ लो, तो देखो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, इस बार 1/2 ये बचेगा, 1/2 ये बचेगा, तो इधर लिख लेता हूं मैं 1/2 की पावर अल्फा हो जाएगी, और इधर कितना आ जाएगा, 1/12 दूनी 24 हो गया, यानी कि ये भी 1/2 आ गया। तो 1/2, अब मुझे अल्फा की पावर कितनी लेनी चाहिए कि 1/2 रहे, तो मुझे 1 लेना चाहिए। जब बेस बराबर होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो अल्फा यानी कि अल्फा जो मैं पावर ले रहा था वो a की ले रहा था, तो a की पावर हो जाएगी 1। तो इसलिए ये हुआ कि नहीं हुआ, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, a की तो पावर 1 है और b की पावर जो है इस बार 0 है, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। 44 क्वेश्चन कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज जो है इस रिएक्शन की वो क्या कहलाएगी। देखिए हाइड्रोजन गैस इसके अंदर ऐड हो रहा है, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है,
और कोई सी नहीं है ना कंबशन, तो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम इस चीज को यहाँ नहीं कहेंगे, ठीक है, और वेपोराइजेशन भी ये नहीं है। उसके बाद हम 45 की बात कर रहे हैं कि 2s ऑर्बिटल की एनर्जी पूछ रहा है। देखिए जैसे जैसे ऑर्बिटल एटम का साइज बढ़ता जाता है तो वो क्या होता है कि उनका न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाती है। मान लीजिए जैसे पहली वाली सब शेल 1s है लिथियम के केस में, अब सोडियम के केस में होगी तो 1s न्यूक्लियस के पास ही, लेकिन वो लिथियम के कंपेयर थोड़ी दूर होती है। और हमें पता है जैसे जैसे ऊपर की तरफ गैप बढ़ता जाता है न्यूक्लियस से तो एनर्जी बढ़ती जाती है। तो इसलिए जो 145 का आंसर है वो ये हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन की एनर्जी सबसे कम होगी, उसका 2s क्लोज होगा, लिथियम में थोड़ा दूर हो जाएगा, पोटासियम में और दूर हो जाएगा, सोडियम और पोटासियम में और दूर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन लगा मुझे इसमें। विच इज द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ml NaCl को हमने मिक्स कर दिया है 200 ml बेरियम क्लोराइड को। देखिए NaCl और बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब ये एसिड और बेस तरह से नहीं है, तो इनको हम क्या करके आएंगे, स्लीपर पेन कर लीजिए जो, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, देखिए NaCl और BaCl2 जब आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं तो यहां पर कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट वाली इक्वेशन लगा देंगे, यानी कि एक हो जाएगा हमारे पास M1V1, ये बराबर किसके हो जाएगा, M2V2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब M1 कितना है, मोलैरिटी इसकी कितनी है, NaCl की तो दे रखी है 3 दे रखी है, तो 3 ले लिया मैंने, और इसका वॉल्यूम कितना है, सॉरी मैंने एक फॉर्मूला गलत लगाया, मतलब हम मिक्सिंग का कर रहे हैं M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। ओके, तो यहां से M3 निकलवा रहा है, तो M3 जो होगा वो हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 बटे और V3 जो इस टाइम ये वॉल्यूम होगा ये V1 प्लस V2 होगा, क्योंकि आप दो लिक्विड को मिला रहे हो तो उन्हीं का वॉल्यूम तो फाइनल वॉल्यूम होगा ना। तो यहाँ पर जो M1 है वो मान लिया मैंने NaCl के लिए है, तो उसकी मोलैरिटी है 3 और उसका वॉल्यूम मैं ले रहा हूँ 300, ठीक है ना, उसकी मोलैरिटी है 3 और मैं वॉल्यूम कितना ले रहा हूँ 300। अब मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रहा हूँ, अब ये बात आपको समझने की है। मैं जो ऐड कर रहा हूँ M2 ऐड कर रहा हूँ, M2 यानी कि मैं बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ वो क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन पूछ रहा है। तो आप इस बात को ध्यान से समझो, जब NaCl टूटेगा तो सिर्फ एक ही सोडियम और एक ही क्लोरीन देगा, एक ही सोडियम और एक ही क्लोरीन देगा। तो जो सोडियम की मतलब जो NaCl की कंसेंट्रेशन है 3 है, तो 3 मोलर Na बनेंगे और 3 मोलर क्लोराइड बनेंगे। लेकिन बेरियम क्लोराइड जब टूटेगा तो एक तो बेरियम बनेगा और 2 क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ 4 मोलर है तो 4 मोलर तो बेरियम बनेंगे, लेकिन 2 × 4 क्लोराइड बनेंगे, ये आपको समझना है। तो 2 × 4 लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 2 तो आपके आयन बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन होगी 2 × 4 मुझे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और उसके साथ जो वॉल्यूम है उनका वो कितना है, वो 200 ही है, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे हम V1 और V2 से, तो V1 था, एक 300 था और एक 200 था, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन ले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग आयोनाइजेशन रिएक्शन विद रेफरेंस टू द बोरोन। देखिए बोरोन के बारे में कह रहा है कि अगर बोरोन से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब बोरोन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ले तो आसान होगा, 1s2 2s2 2p1। तो वो कह रहा है जब एक इलेक्ट्रॉन निकालना जा रहा है तो आप समझिए वो एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है p1 से निकाला जा रहा है, a1 उसमें आपका लग रहा है। फिर अब जब इलेक्ट्रॉन निकाला गया वो s2 से निकाला गया, तब आपको दूसरी एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, इससे। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये s1 से निकला। तो अब वो कह रहा है कि इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो पहली बात तो जब एलिमेंट सेम होता है तो वो अपनी आयोनाइजेशन, वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करता। जब दो डिफरेंट एलिमेंट हो और उनके आयोनाइजेशन एनर्जी में कंपैरिजन किया जा रहा हो तब आप चेक करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। लेकिन जब एलिमेंट एक होता है तो हमेशा याद रखा करेंगे कि पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और तीसरी वाली और ज्यादा होगी, क्योंकि साइज लगातार घटता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इसका आंक मीच के आंसर क्या हो जाएगा, A1 इज ग्रेटर लेसर देन A2 देन A3। लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए अब आपके कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मैग्नीज शो मैक्सिमम रेडियस। तो बहुत आसान सा है, आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए। ये जब आप 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर +2 है और 6 में से जब 3 जाएंगे तो 3। तो जिसमें जितना ज्यादा
चार्ज है इसका मतलब उतना साइज उसका छोटा है, और जितना चार्ज कम है उतना साइज उसका ज्यादा है। तो 148वें का जो आंसर होगा वो 3 होगा, क्योंकि अब आप ये इस फॉर्मेट में आ गए। ये Mn+2 है, इसका साइज सबसे ज्यादा होगा, Mn4 का Mn3 का उससे कम होगा, Mn4 का थोड़ा उससे ज्यादा सबसे कम उससे कम होगा, और Mn+7 का सबसे कम होगा। तो ये एक ऑर्डर आपका यहाँ पर साइज का बढ़कर आ जाएगा। 49 क्वेश्चन, एक वैसे बहुत ठीक क्वेश्चन होता है ये आपका हरियाणा बोर्ड वगैरह में तो बहुत आता है। 75% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीट होने में 32 मिनट लगे, वो 50% की बात कर रहा है। तो हमें पता ही है 50% जो होता है टी हाफ को बोलते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693/K होता है। अगर मुझे K पता चल जाए तो टी हाफ निकल के आ जाएगा। तो K निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा K = 2.303/T log, और मैं मानूंगा इनिशियल कंसंट्रेशन और बचा हुआ कंसंट्रेशन, टाइम T पर बचा हुआ कंसंट्रेशन। तो इसलिए मैंने यहाँ पर T जो लगाया वो लगाया भैया 32 मिनट ले रहा है ना, वो 32 मिनट ले रहा है। कब? चलो मैं मान लेता हूँ 100 लिया मैंने शुरू में, तो जब वो 75% कंप्लीट हो गया, इसका मतलब बचा कितना? 25 बचा ना, तो ये log 4 बच गया। कितना बच गया? ये log 4, 2.303/32, और ये log 4 बन गया, log 4। अब log 4 की जो वैल्यू होती है 2.303/32, और log 4 की वैल्यू होती है 0.6020, क्योंकि log 2 जो होता है 2.3010 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने बस यहाँ K की जगह रख देना है। ठीक है ना, आप ऊपर वाली टर्म को भी अलग अलग कर सकते हो। ये दरअसल 2.303, जब आप इसका डेरिवेशन करते होंगे तो आपको पता होगा 0.3010 को मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है ना, तो आप देखिए, आप यहाँ पर T हाफ = 2.303 × 0.3010 मैंने लिखवा लिया। अब K की वैल्यू जो है वो कितना है? 2.303 × ये है आपका 0.6020, और ये 32 जो आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। ये पूरा ऐसे कैंसिल हो गया, ये डबल है और ये 16 रह गया, तो इसका आंसर इमीडिएटली कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं आप इस पेपर को मैं आज ही www. अपनी जो हमारी वेबसाइट है pgtchemistry.com, उस पे मैं अपलोड कर दूंगा ये आज पेपर pgtchemistry.com पर। और आप टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पे केमिस्ट्री की जो ऑल इंडिया कहीं भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, या अच्छे कुछ कोचिंग सेंटर होते हैं, वहाँ पे जैसे निकलती है, तो मेरी प्राथमिकता रहती है कि पीजीटी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपकी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब निकल रही है, सिर्फ केमिस्ट्री रिलेटेड है, बाकी तो दुनिया भर के चैनल हैं ही, आप देखते ही होंगे, जॉब नोटिफिकेशन के आ जाते होंगे, लेकिन केमिस्ट्री के नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता यही है कि केमिस्ट्री की वैकेंसी कहाँ निकल रही है गवर्नमेंट जॉब में, वहाँ पर वो डालता रहूँ। इस वेबसाइट पे मैं वो डालता रहता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी वो लिंक मिलते रहते हैं। अब इस वेबसाइट पे pgtchemistry.com पे नोट्स वगैरह भी मैंने डाल दिए हैं। आज मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर के नोट्स डाल दूंगा, जो जिनका आप इजीली प्रिंट निकाल सकते हो, कोई उन पे वाटरमार्क नहीं है, कुछ नहीं, अपने बच्चों को दे सकते हो, आप अपने पास उनको रख सकते हो। तो www.pgtchemistry.com और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए, बेरिलियम हैज स्मॉलर एटॉमिक साइज इन ग्रुप 2, ये तो बात सही है भैया, बेरिलियम पहले ग्रुप का पहला एलिमेंट है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो ये वाली बात तो सही है, ये छोटा है। लिथियम इज मोस्ट मेटेलिक, नहीं, वो तो डाउन साइड में जो आएगा सीजियम आएगा, तो वो मोस्ट मेटेलिक होगा, तो ये वाली बात तो गलत हो गई, मतलब बाकी सारे गलत है। मैग्नीशियम इम्पार्ट रेड कलर टू द फ्लेम, देखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम दो ऐसे एलिमेंट है ग्रुप 2 के जो फ्लेम को कलर नहीं देते, बाकी सारे देते हैं। सीजियम इज द मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन वाटर, सही बात है, क्योंकि मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन वाटर, हाँ सही है। वो अलग बात आ जाएगी कि लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वो किस फॉर्मेट में पूछा जाता है ग्रुप 1 में। देखिए ये जो है ये वाली बात गलत है। लिथियम जो होता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्नेंशियम में लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि इसका साइज जो है सबसे छोटा है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है इतनी ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब जब ये पानी में आ जाएगा तो इतनी ज्यादा हीट निकलेगी, वो हीट इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देती है, और वो इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल पे जाके या किसी भी कंपाउंड पे जाके रिडक्शन कर देते हैं। तो इसलिए लिथियम जो है आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ना कि सीजियम। तो ये वाली बात गलत हो गई, वो सिर्फ करेक्ट पूछ रहा था, तो इसलिए बेरिलियम जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।